नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रत्याशियों का नाम लगभग तय हो गया है। 11 सीटों में से 10 सीटों पर नाम लगभग तय हो चुके हैं। न्यूज 18 के पास संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट मौजूद है। कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव लड़ेंगे और संभावित उम्मीदवारों में भूपेश बघेल, दीपक बैज, ताम्रध्वज साहू के नाम आज नामों पर मुहर भी लग सकती है। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक तो संभावित उम्मीदवारों में भूपेश बघेल भी शामिल हो सकते हैं। आज नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है और 10 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। 11 में से 10 पर नाम लगभग तय हैं और एक और सीट पर नाम तय किया जाना। हालांकि इस लिस्ट में कौन कौन से चेहरे हैं वो भी न्यूज 18 के पास नाम आ गए हैं। आपको बताएंगे आगे कि आखिर कौन कौन इस बार संभावित जो नेता हैं लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। 11 सीटों में से 10 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। न्यूज 18 के पास संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट मौजूद है। आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता इस बार चुनावी मैदान में होंगे, जिसमें भूपेश बघेल, दीपक बैज, ताम्रध्वज साहू जैसे बड़े नाम शामिल होंगे। और दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है और इसी बैठक में नाम फाइनल किए जाएंगे। आपको बता दें कि शिव डहरिया को भी चुनाव लड़ाया जाएगा। संभावित जो 10 उम्मीदवार हैं उसमें कोरबा से ज्योत्सना महंत को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। बस्तर की अगर बात करें तो हरीश लखमा या फिर दीपक बैज, इन दोनों में से कोई एक उम्मीदवार रहेंगे। और चलिए बात करेंगे हमारी सहयोगी ममता लांजेवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही। ममता, अभी जो नाम 10 संभावित सामने आए हैं उसमें कुछ महिलाओं को मौका दिया जा रहा है, कुछ जगह चेहरे बदले जाने की संभावना, लेकिन बड़े चेहरों को मौका लोकसभा चुनाव में कांग्रेस देने की तैयारी में। क्या कुछ डिटेल अभी मिल पा रही है इसके बारे में? देखिए, पहले पार्टी के अंदरूनी जो सूत्र हैं उन्होंने कहा, उनका ये कहना था कि पार्टी ने फार्मूला बनाया है कि जो हारे हुए जो विधायक हैं या जीते हुए जो विधायक हैं उन्हें टिकट नहीं दी जाएगी। तो पहले उस बात पर बात हो रही थी कि हो सकता है कि पूर्व जो मंत्री हैं तमाम उनको नहीं दिया जाए। लेकिन अब अगर हम बात करें तो संभावित नाम आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो रायपुर लोकसभा से अगर बात करें तो जिन नामों को लेकर चर्चा है उसमें जो है वो विकास उपाध्याय के नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है, डॉक्टर राकेश गुप्ता के नाम को लेकर चर्चा हो रही है। जो कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख है सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने भी अपनी दावेदारी जताई है, ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो महासमुंद से जो है वो धनेन्द्र साहू जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने, और इसके साथ ही जांजगीर से पूर्व मंत्री शिव डहरिया, कोरबा से मौजूदा जो सांसद है ज्योत्सना महंत, उनकी टिकट लगभग पक्की मानी जा रही है चूँकि मौजूदा सांसद भी हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो महिला जो है वो प्रत्याशी के तौर पर भी। दूसरी तरफ बात करें तो बस्तर से हरीश लखमा या दीपक बैज की बात कही जा रही है, लेकिन अगर हारे हुए विधायक वाला फॉर्मूला लागू होता है तो दीपक बैज का जो नाम है वो कट भी सकता है, जो है वो कहीं ना कहीं फिर नाम जो है वो उस नाम पर जो है संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पीसीसी के अध्यक्ष भी हैं, तो जब वो उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था तो ये कहा गया था कि विधानसभा चुनाव में जो एक बड़ी हार हुई है उसका एक कारण ये भी है कि पीसीसी चीफ जो है वो खुद चुनाव लड़ रहे थे। तो ये एक जो बस्तर की सीटों में कुछ सीटों में। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांकेर से बीरेश ठाकुर जो है उनका नाम है। बीरेश ठाकुर पहले भी लड़ चुके हैं, या फिर पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया है। सरगुजा से शशि सिंह जो है वो खेलसा सिंह के जो यहाँ से हैं। दूसरी तरफ बात करें तो रायगढ़ से जो विधायक है लालजीत सिंह, और बिलासपुर की सीट को लेकर ये कहा जा रहा है कि टीएस सिंहदेव जो है उन्हें कहा गया था, लेकिन टीएस सिंहदेव या संतोष सिंह जो है, लेकिन टीएस सिंहदेव कह रहे थे कि वो चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं क्योंकि घर में जो है स्वास्थ्यगत परेशानियां हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो आज उन्होंने कुछ अपने
कारण बताए थे चुनाव नहीं लड़ने के, लेकिन संगठन को मजबूत करने के प्रयास के लिए उन्होंने तत्परता दिखाते रहने का भी दावा किया था। अब दिल्ली चलेंगे ममता, आप रहिएगा हमारे साथ। दिल्ली में हमारे सहयोगी इस वक्त अशरफ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, अभी दिल्ली में चर्चा हो रही है, बड़े चेहरों को मौका दिया जाना है और यहां पर चुनाव जीतना सबसे बड़ी मंशा कांग्रेस पार्टी की है, अच्छी सीट्स हासिल करना, लेकिन डिटेल्स क्या मिल पा रही है, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, कांग्रेस के सामने बिल्कुल लोकसभा चुनाव की जो तस्वीर है वो साफ है। बीजेपी ने क्योंकि अपनी सभी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, सिर्फ कांग्रेस को अब उसी हिसाब से अपने उम्मीदवारों का चयन करना है। आज करीब 3 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होगी, कांग्रेस के वॉर रूम में होगी और इसी में करीब करीब तय हो जाएगा कि कौन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी होगा। हालांकि जो 2 प्रमुख नाम हैं, दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष बस्तर से, वो पहले सांसद भी हैं भी, और ज्योत्सना महंत कोरबा से, इन दोनों के बारे में तो कहा जा रहा है करीब करीब ये मौजूदा विधायक सांसद हैं तो इनको दोबारा फिर मौका दिया जा सकता है। हालांकि दीपक बैज को लेकर कई तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है, विधानसभा चुनाव भी लड़ा उन्होंने और अब वो लोकसभा भी लड़ेंगे, तो कई इस तरह की उनके ऊपर भी है कि क्या सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ही है, कोई और नहीं है वहां पर, तो उनके नाम को लेकर संशय है। लेकिन ज्योत्सना महंत बिल्कुल साफ है कि ज्योत्सना महंत की जो टक्कर होगी वो भाजपा की सरोज पांडे के साथ होगी। सरोज पांडे भाजपा की है और उन्होंने कोरबा से उनको कांग्रेस बीजेपी ने उतारा है और कांग्रेस की ज्योत्सना महंत संभावित है क्योंकि मौजूदा वो टक्कर होगी। 3 बजे जब ये स्क्रीनिंग बैठक शुरू होगी, करीब 1.5 से 2 घंटे तक ये बैठक चलेगी और उसके बाद आप मान के चलिए कि कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि पूरी तरह से तस्वीर केंद्रीय चुनाव समिति की जो कांग्रेस की होनी है उसके बाद ही साफ होगी क्योंकि उसी में जो उम्मीदवार होते हैं, जो दावेदार होते हैं, उनके नामों पर अंतिम मोहर लगती है। आज की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, ये अपने नामों को जो भी नाम तय करेंगे बैठक के बाद, उन नामों को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यानी कि सीईसी की बैठक में भेज दिया जाता है और उस बैठक में ही अंतिम मोहर लगती है। अगर किसी नाम पर कहीं कोई विवाद नहीं है, कोई छवि का मामला हो या कोई दूसरा मामला हो तो ठीक है, अगर नहीं तो कमोबेश केंद्रीय चुनाव समिति जो स्क्रीनिंग कमेटी नाम भेजती है उसी पर अपनी मोहर लगा देती है। बिल्कुल। भूपेश बघेल के बारे में भी चर्चा है कि राजनांदगांव से उन्हें टिकट दिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, भूपेश बघेल के बारे में लगातार चर्चाएं हैं, टीएस सिंहदेव के बारे में लगातार चर्चा है। दोनों राज्य के बड़े नेता हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री है, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री है। हालांकि टीएस सिंहदेव ने पहले ही साफ कर दिया था कि उन पारिवारिक कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन भूपेश बघेल के बारे में भी अभी तक कुछ स्थिति साफ नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हालांकि जो संगठन है वो यही चाहता है कि चुनाव में बड़े चेहरे को उतारा जाए, बड़े मजबूत चेहरे को उतारा जाए, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या ताम्रध्वज साहू हो, तमाम ऐसे लोगों को चुनाव मैदान में उतारा जाए जिससे कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सके। जी बिल्कुल। और ये जो पूरा इलेक्शन रहने वाला है, कैंडिडेट्स के बीच ये इलेक्शन होगा या पार्टी के बीच होगा, ये भी देखने का विषय होगा। ताम्रध्वज साहू दुर्ग से चुनावी मैदान में, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने विजय बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। अमूमन ममता ऐसा देखा जाता था कि चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, अमूमन विजय बघेल उन्हें घेराबंदी करने के लिए सामने आते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो अपने पत्ते हैं वो बहुत सोच समझ कर चले। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कौन कहां से लड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और खासतौर पे अगर हम बात करें तो पहले जो इन नामों की चर्चा थी, विधानसभा चुनाव के पहले बहुत सारे लोग जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो बहुत सारे लोगों ने अपने कदम जो है वो पीछे खींच लिए। उसके बाद जब स्क्रीनिंग कमेटी की यहाँ पर बैठक हुई तो ये कहा गया था कि एक तंज के तौर पर भी बात कही जा रही थी कि जितने भी मंत्री हैं जो हारे हैं उनको क्यों नहीं लोकसभा चुनाव लड़ाया जाता है, जो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि भाई एक दूसरे को हराने में पार्टी हार गई, इस तरह की बातें भी होती रही है। फिर इसके बाद में ये चर्चा
चली कि जो भी हारे हुए चेहरे हैं उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो जो नए चेहरे हैं, नए और फ्रेश चेहरे हैं, उनको दिया जाएगा। जो जीते हुए चेहरे हैं, जो विधायक बने हैं, उनको भी नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो दुर्ग जो लोकसभा है वो खासतौर पे बहुत हाई प्रोफाइल जो है वो सीट रही है। अगर हम बात करें तो अब ताम्रध्वज साहू जो है वो लगातार उसके पे दावेदारी करते रहे हैं और अब चूंकि पिछली बार जो मुकाबला जो है वो विजय बघेल और भूपेश बघेल के था, एक तरह से इसे जहां पार्टीगत मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का माना जा रहा था, लेकिन चाचा और भतीजे के बीच का भी मुकाबला माना जा रहा था। अब अगर बात करें तो ताम्रध्वज साहू को अगर टिकट मिलती है तो विजय बघेल और ताम्रध्वज साहू के बीच के जो है वो ये मुकाबला माना जाएगा। ताम्रध्वज साहू जो है अगर हम बात करें तो उनके तुलना में जो है वो काफ़ी एक तरह से वरिष्ठ हैं। तो देखने वाली बात होगी तो क्या पार्टी ये इन समीकरणों को ध्यान में रखकर, जातिगत समीकरण भी वहाँ पर है, ओबीसी फैक्टर भी है, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखकर जो है वो हो सकता है वो उनको टिकट दिया जा सकता है और मजबूत दावेदार के रूप में वो जो है वो सामने आ रहे हैं। जी ममता, एक चीज़ और यहाँ पर जो समझने वाली है, चूंकि अशरफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली के कुछ और विषयों पर उनसे भी बात करेंगे, लेकिन बस्तर यहाँ पर बिल्कुल भी चर्चा से अछूता रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस्तर वो क्षेत्र है जिसको लेकर के अक्सर दोनों पार्टियों की कोशिश होती है कि यहाँ कम से कम मजबूती बनाई जाए, जिससे कि आगे तक पैठ जो है आदिवासी क्षेत्रों तक पैठ सरकार की या सत्ता की बनी रहे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार। बस्तर से दीपक बैज या फिर कोई नया चेहरा उतारा जा सकता है, जबकि महेश कश्यप जैसा एक चेहरा यहां से भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही चुनावी मैदान में उतार दिया है। एक किसान का बेटा चुनावी मैदान में उतारा गया, तो क्या कांग्रेस भी यहां हरीश लखमा पर हाथ आजमा सकती है या फिर दीपक बैज ही यहां से रहेंगे? संभावनाएं क्या नजर आती है ममता? देखिए, दीपक बैज को लेकर तो एक संभावना व्यक्त की जा रही थी कि भाई मौजूदा 2 ही सांसद वहाँ कांग्रेस के पास है, तो दीपक बैज की टिकट ना काटी जाए। ज्योत्सना महंत का तो लगभग एक तरह से तय ही माना जा रहा है, क्योंकि महिला प्रत्याशी है। दूसरी तरफ है कि अभी वो सांसद वहाँ पर है और महिला जो कैंडिडेट देना ही है, तो फिर वो उनको काट करके क्यों देंगे। दूसरी तरफ दीपक बैज को लेकर अगर हम बात करें तो जब ये फार्मूला बताया जा रहा था कि किसी भी हारे हुए को नहीं दिया जाएगा, तो दीपक बैज विधानसभा हार चुके हैं। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के समय इस बात को लेकर भी कहा जाता है कि दीपक बैज विधानसभा चुनाव क्यों लड़े, तो उस पर यह कहा जाता है कि वो एक महत्वाकांक्षा थी कि जो कुर्सी की लड़ाई चल रही थी सीएम कैंडिडेट को लेकर, एक तरह से कहा जाए तो कहीं न कहीं दीपक बैज के अंदर ये महत्वाकांक्षा डाल दी गई थी कि अगर हो सकता है मुझे मौका मिल जाए अगर पार्टी आती है तो ये महत्वाकांक्षा को लेकर कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी भी जताई थी। पदाधिकारियों ने भी कहा था, पूर्व मंत्रियों ने भी कहा था कि ये भारी पड़ी है। तो क्या लोकसभा के समय में ये तय किया जाएगा, चूंकि दीपक बैज पीसीसी के अध्यक्ष भी हैं, तो उनके ऊपर ये भी जिम्मेदारी है, 11 लोकसभा की जिम्मेदारी भी है। तो अपना चुनाव वो लड़ेंगे या फिर 11 लोकसभा को लेकर वो तैयारी करेंगे, तो ये बड़ी बात थी। यही बात जो है जब सचिन पायलट यहाँ पर आए थे, जो प्रभारी थे हैं यहाँ पर प्रदेश प्रभारी, तो उनसे भी पूछा गया था कि लोकसभा के समय आपकी क्या भूमिका होगी, चूंकि आप यहाँ पर प्रभारी हैं। तो ऑब्वियस वो प्रभारी थे, जब ये सवाल उस समय जो है वो बड़ा जायज़ था। तो अब ये दीपक बैज जो है वो पीसीसी के अध्यक्ष हैं। हालांकि दीपक बैज से जब भी पूछा गया, हमने जब भी बातचीत की, तो उन्होंने इनकार नहीं किया। वो ये कहते थे कि पार्टी जो भी निर्णय लेगी, यानी कि विधानसभा हारने के बाद भी दीपक बैज जो है वो लोकसभा को लेकर नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन पुराने नतीजे, लेकिन लोकसभा को लेकर उन्हें ऐसा लगता है कि वो मजबूत कैंडिडेट हैं। और लेकिन पार्टी उन्हें मानती है या नहीं, अब मौजूदा परिस्थितियों में ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पीसीसी चीफ भी है वो। और लेकिन दीपक बैज जो है वो कहीं भी मना नहीं कर रहे हैं। हरीश लखमा को इसलिए कहा जा रहा है कि कवासी लखमा जो है वो विधानसभा से जीते हुए हैं। कवासी लखमा को लेकर पहले चर्चा हो रही है, लेकिन कवासी लखमा को न लड़ा के ये कहा जा रहा है कि हरीश लखमा को एक तरह से कहें कि कवासी लखमा जो है वो लॉन्च करना चाहते, एक तरह से उन्हें मौका सामने लाना चाहते हैं। और ऐसे में चूंकि कवासी लखमा का जो प्रभुत्व क्षेत्र भी है वहां पर, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि हरीश लखमा जो है वो नए चेहरे भी है, यूथ चेहरे भी है, तो उन्हें मौका दिया जा सकता है। ये चर्चा चल रही है। ये भी हो सकता है कि पार्टी कोई शॉकिंग ऐसा डिसीजन भी ले ले। और बिल्कुल, और चूंकि अभी बिलासपुर की सीट पर भी कोई कैंडिडेट तय नहीं है ममता, और कुछ एक बातें जो भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट में हमने देखी या अमूमन हम देखते हैं, इस बारे में अशरफ से भी बात करेंगे। अशरफ, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सिटिंग सांसदों का टिकट काट दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी का विनिंग फॉर्मूला में इस्तेमाल होने वाला एक और तुर्क का इक्का है, और कांग्रेस पार्टी इस पर कितना अमल करेगी? पुराने सिटिंग जो सांसद हैं उन्हें हटा करके नए लोगों को मौका दिया जाए, इसके बारे में कितनी संभावनाएं फिलहाल दिखाई दे रही हैं?
देखिए, कांग्रेस का यहाँ पर मामला बिल्कुल उलट है, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ 2 ही सांसद हैं। 2 में से एक पे संशय बना हुआ है, एक बिल्कुल साफ है कि कोरबा से ज्योत्सना महंत चुनाव लड़ेंगे। बस्तर को लेकर संशय बना हुआ है, बस्तर से क्या दीपक बैज फिर चुनाव लड़ेंगे या उनको किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए, जैसा नाम चल रहा है हरीश लखमा का। तो ये थोड़ा सा अभी संशय बना हुआ है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस को यहां पर बहुत ज्यादा अपने विधायकों सांसदों के टिकट काटने वाली उस कठिन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। हालांकि वो मनोवैज्ञानिक रूप से जरूर दबाव में है, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। बीजेपी ने अपने सभी 11 सांसदों के जो 11 उम्मीदवार हैं लोकसभा चुनाव के, उनके टिकट घोषित कर दिए। तो उससे एक तरह से कांग्रेस जो है जरूर बैकफुट पे है, दबाव में है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि कांग्रेस के सामने पूरी स्थिति साफ है कि हमें किस उम्मीदवार के सामने कौन सा उम्मीदवार उतारना चाहिए, कौन कितना मजबूत है, 11 सीटों पर कौन ज्यादा मजबूत है और कहां किसकी क्या कमियां हैं, इसका पता लगाने के लिए कांग्रेस के पास बहुत समय है और वो उसी मुताबिक अपने उम्मीदवारों का चयन कर सकती है। तो ये तो एक पॉजिटिव रही। लेकिन दूसरा नेगेटिव यही है कि कांग्रेस मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव में है। उसने अभी तक अपने उम्मीदवारों का जो चयन प्रक्रिया है वो भी पूरी नहीं की है, जबकि बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। तो थोड़ा कांग्रेस के लिए ये मुश्किल समय है और आज उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी के बाद के सभी नामों को, जितने भी जिन सीटों पर पैनल बनेंगे या जो 11 हैं, 11 की 11 सीटों को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भेज दिया जाएगा और उसके बाद जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आयोजित होती है तो कांग्रेस भी अपने सभी पत्ते खोल देगी। तो उसके लिए बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस जो भी फैसला लेगी वो दबाव में लेगी। जी, ये देखने का विषय होगा, हालांकि लिस्ट सामने आने के बाद जाहिर हो भी जाएगा। ममता, अभी जिस तरह राजनांदगांव, ठीक है, भूपेश बघेल वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, दुर्ग से ताम्रध्वज साहू, रायपुर से विकास उपाध्याय को मैदान में उतारा जा रहा है। अब तक जो बड़े चेहरों का जिक्र कांग्रेस पार्टी के हो रहा था कि सभी बड़े चेहरे, चाहे वो ताम्रध्वज साहू हों, भूपेश बघेल हों, दीपक बैज हों, ये सारे चेहरे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन विकास उपाध्याय बृजमोहन अग्रवाल के सामने कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। बृजमोहन अग्रवाल जो 8 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, लोकसभा चुनाव में अब वो उतर रहे हैं और कद्दावर नेता हैं, पुराने पॉलिटिकल धुरंधर हैं। विकास उपाध्याय उनके सामने कितना जस्टिफाई होता है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, अगर हम बात करें तो अभी चर्चा चल रही है, विकास उपाध्याय के नाम को लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन डॉक्टर राकेश गुप्ता जो हैं, जिन्होंने पहले रायपुर विधानसभा से टिकट मांगी थी, उनके नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है। समाज सेवी भी हैं और पार्टी जो है वो सुशील आनंद शुक्ला जो है वो कांग्रेस के संचार विभाग है प्रमुख हैं, उनके भी नाम को लेकर चर्चा थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विकास उपाध्याय से हमने बात की। विकास उपाध्याय का कहना है कि जो मुद्दे हैं उनको लेकर हम जाएंगे और ये जरूर है कि उनका कहना है कि विधानसभा जो चुनाव के जो नतीजे हैं वो नतीजे दूसरी तरह से आए, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो दूसरे तरीके से लड़े जाते हैं। लोकसभा को लेकर बात अलग होती है। डॉक्टर राकेश गुप्ता से हमारी बात हुई। डॉक्टर राकेश गुप्ता का कहना था कि रायपुर को जो है राजधानी की तरह डेवलप उस तरह से नहीं किया जा सका, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो कांग्रेस का कहना है कि वो भले एक तरह से कहें कि वो हिंदुत्व की बात करेगी, अगर बृजमोहन अग्रवाल का भी चेहरा अगर सामने किया गया है उनके सांसद के तो बिल्कुल नजर आप बनाए रखिएगा ममता, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।